सभी को राम राम, जय किसान। लाइव में सभी का स्वागत है और सभी जुड़े भी गए और इस लाइव को शेयर भी करें। और मैं बिना किसी देरी के सीधा जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो बातें आपके बीच में रखना जरूरी है, जो बातें सरकार, प्रशासन और आम जनता के बीच जाएं, उन महत्वपूर्ण बातों को लेकर के मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। और सभी जुड़ते हुए इसको शेयर जरूर करें और बिना किसी देरी के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा यही है कि लगभग 10 दिसंबर से जब पहली एफआईआर मेरी गाड़ी के खिलाफ हुई और उसके बाद आज लगभग जो है 7वां 8वां दिन है और पिछले 8 दिनों से यह पूरा घटनाक्रम चल रहा है। और मेरा यह भी मानना है और मेरा क्या सभी का यह मानना है कि क्या एक आम आदमी जब पुलिस में कोई कंप्लेंट देता है तो क्या उसके मामले में भी इतनी ही जल्दी एफआईआर होती है जितनी जल्दी 3 से 4 दिन में 2 एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज हुई और एक एफआईआर जो 12 दिसंबर को दर्ज हुई, ना तो इससे ज्यादा कोई मेरे ऊपर खराब आरोप हो सकते हैं जीवन में और ना कोई इससे बड़ी धाराएं हो सकती हैं। पक्का इलाज जिसको आप कह सकते हो, चरित्र की हत्या करके और लंबे समय तक जेल में इसलिए रखा जाए कि पूर्व मंत्री का बदला निकले या मैं सरकार से लड़ ना सकूं, सरकार से मांग ना कर सकूं, या मैं किसान गरीब मजदूर के लिए आवाज ना उठा सकूं। क्या इतनी ही जल्दी एफआईआर आम आदमी की भी होती है क्या? तो सबका यह सवाल है, क्या एफआईआर करने से पहले मिनिमम ग्राउंड की तसल्ली तो करनी चाहिए थी? इस बात का मुझे दर्द और तकलीफ इसलिए है कि जब पुलिस के ऊपर भी मुसीबत आई तो हम बिना कोई लाग लपेट के जहां हमें सही लगा हमने वहां भी सहयोग किया। लेकिन क्या मिनिमम तथ्यों की तसल्ली के बिना एक व्यक्ति जो समाज में काम करता है, समाज में लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में और इतने घटिया आरोपों में इतनी बड़ी एफआईआर? मैं मानता हूं पुलिस कार्रवाई नहीं करना चाहती, लेकिन जिस तरह से पूर्व मंत्री का जो प्रेशर रहा पूरे देश में, जिस तरह से मेरे खिलाफ एक माहौल बनाया गया या बनाया जा रहा है, मैंने सब तरह का त्याग करके संघर्ष किया। शायद उस संघर्ष की इतनी चर्चा नहीं होगी जितनी चर्चा इतने गंभीर आरोप लगाने पर, और कुछ मीडिया हाउसेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो कई जगह पे मुझे बलात्कारी और दुष्कर्मी तक कहा। शायद मैं जीवन में इसकी कभी भरपाई कर पाऊं।
और ये दुख और तकलीफ कितनी बड़ी है। सब कुछ त्यागने के बाद एक सम्मान बचता है, और उस सम्मान के पीछे जिस तरह से जो किया जा रहा है, और मैं पहले ही इस बात को कह चुका था कि मेरा दोष पाए तो मैं फांसी की सजा का हकदार हूं। कोर्ट और पुलिस की कार्रवाई बाद में होगी, समाज मुझे फांसी पर लटका दे। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं क्योंकि यह महत्वपूर्ण लाइव है, और जिस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है, आगे कोई भी कदम उठे या हो सकता है मेरी किसी भी समय गिरफ्तारी भी हो जाए, तो मुझे इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि जो बात मुझे कहनी थी वो मैं कह नहीं पाया, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था ना मोबाइल बंद होगा और ना मैं अपने घर से कहीं दूर जाऊंगा। मेरे हालांकि लॉ के एग्जाम चल रहे थे, 3 एग्जाम मैं नहीं दे पाया। कुछ लोगों ने कहा एग्जाम जैसे तैसे करके दो, 1 साल बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा 1 साल बर्बाद हो जाए, लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। यह गलत है, लाइफ बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए साथियों, फिर मैं कह रहा हूं कि इसको आप शेयर कर दो और आप अपने विचार भी इसके अंदर रखो। एक बड़ा विवाद, आपको पता है कि मेरे ऊपर जब इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, तो भाई मैं किसके आगे जाकर के रोऊंगा। मैं जो सतगामा कन्नी है, जिसके अंतर्गत शिकायतकर्ता का गांव आता है, और मैं समाज के आगे ही तो अपनी पीड़ा बता सकता हूं। क्या मेरा 1000 किलोमीटर तक भी वास्ता नहीं और मुझे इतना बड़ा आरोपी बना दिया गया, तो क्या मैं रो भी नहीं सकता क्या समाज के आगे, या मैं पंचायत के बीच में अपना दुखड़ा, अपनी तकलीफ बताऊं, उसमें भी किसी को परेशानी है क्या। जो महापंचायत के ऊपर जो विरोधी हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो नहीं चाहते कि यह आवाज जारी रहे, वो लोग महापंचायत को लेकर के अलग अलग कंफ्यूजन फैला रहे हैं, अलग अलग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। अरे पंचायती परंपरा तो सदियों पुरानी परंपरा है, जिसमें बड़े से बड़े मुद्दों का समाधान हुआ है। और हम अपने गांव और गुहांड में देखते हैं कि जो मामले कई बार कोर्ट से भी नहीं निपटते, फैसला नहीं हो पाता, पंचायतें उसका समाधान करवा करके और भाईचारा कायम करती हैं। और मैं उसी परंपरा का व्यक्ति हूं। मैं कोर्ट की भी इज्जत करता हूं, लेकिन जो समाज की अदालत है उस पर भी मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि उसी समाज के लिए या उसी समाज को साथ लेकर के हम काम करते हैं। तो साथियों, महापंचायत को लेकर के एक तो यह कहना कि भाई एक तरफा फैसला दे दिया। सबसे पहली बात, जब 12 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, 12 तारीख को मैंने सतगामा कन्नी को चिट्ठी दी, महापंचायत का निवेदन किया, तो कन्नी ने जो शिकायत करता है उसको नोटिस जारी किया था कि आप आइए महापंचायत में और अपना पक्ष रखिए, अगर आप सही हैं तो हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैंने भी कहा था दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और मैं न्याय की मांग के लिए वो आदमी आपके बीच में खड़ा है जो दूसरों के न्याय के लिए महापंचायत करता है, वो खुद उसी महापंचायत में न्याय मांग रहा है। तो कन्नी ने शिकायतकर्ता को बुलाया, लेकिन शिकायतकर्ता नहीं आया, और बल्कि पुलिस में कंप्लेंट दे दी गई कि मुझे महापंचायत में क्यों बुलाया जा रहा है। और फिर पुलिस की सिक्योरिटी भी दी गई, और फिर दबीस और ये सारी चीजें मुख्य लोगों के बावजूद इसके सारे महापंचायत में आदमी कम पहुंचे, महापंचायत को लेकर के अफवाहें फैलाई गई। उसके बाद सब खापों के चौधरी, किसान संगठन, मजदूर, दलित, महिला, सामाजिक संगठन और एक आम आदमी, एक किसान, 36 बिरादरी और सब वर्गों और धर्मों के लोग आए। उससे मुझे यह ताकत जरूर मिली
कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। और जब मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है तो भले ही ये तंत्र मुझे फांसी लटका दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस हिसाब से दबाव बना रहे हैं, हो सकता है किसी भी समय मेरी गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब मेरा समाज मेरे साथ है, मैं उसके बीच में पाक साफ खड़ा हूं। और फिर मैं अपने समाज को यह कह रहा हूं कि भविष्य में भी मेरी कोई गलती निकले इस पूरे मामले में, तो भी मैं ये कह रहा हूं मैं फांसी की सजा पाने का हकदार हूं। मैं अपने स्टैंड के ऊपर इसलिए कायम हूं और कायम रहूंगा क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैं इस पूरे मामले के 1000 किलोमीटर भी नजदीक नहीं हूं। तो एक तो यह कहना कि महापंचायत एक तरफा थी, बुलाया था शिकायतकर्ता पक्ष को लेकिन वो आए नहीं। दूसरी बात, एक विषय और चल रहा है, एक तरफा फैसला। मैंने अपने तथ्य रखे, अनिल ड्राइवर ने अपनी बात रखी, सिधनवा के सुरेंद्र सिधनवा ने अपनी बात रखी, उन लड़कों ने अपनी बात रखी, कमेटी बनी, कमेटी ने तथ्य जांचे, सारी बातें की और उसके बाद निष्पक्षता से 36 बिरादरी की महापंचायत और कमेटी में सब बातों का पटाक्षेप हुआ। और मैं कोई फर्जी क्लीन चिट नहीं दी मुझे। आज भी कह रहा हूं, कोई मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है, वो एक सबूत मुझे ला करके दे दे, मैं सारी जिंदगी उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं और फांसी की सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूं। तो ये कोई एक तरफा फैसला नहीं है। पंचायती परंपरा पे सवाल उठाना, जहां सुप्रीम कोर्ट तक भी पंचायतों को सम्मान, उनके फैसलों को सम्मान दिया जाता है, वहां खाप पंचायतों को बदनाम करना, यह भी एक बड़ा षड्यंत्र है। तीसरी बात, बदतमीजी। एक महिला को साजिशन महापंचायत में भेजा जाता है, जिसको जिम्मेवारी दी जाती है कि रवि आजाद पे हमला करना है। जब वो रवि आजाद पर हमला करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो बिना आव और ताव देखे ये जुई गांव की जो महिला है, ये एक निर्दोष सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर जिस तरह से इसने हमला किया, कहां का लोकतंत्र है ये भाई? अगर वो हुक्का पी रहा था और उसकी कोई इंटेंशन नहीं, कोई आप टच भी होगे तो क्या आप किसी को थप्पड़ और लातों से मारोगे? क्या आप पंचायत के अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते? क्या आपने अपनी बात उनको बताई या किसी और साथी को बताई? आपने ना आव देखा और ना ताव देखा, लाते और आपने जो है थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। क्या इसकी इजाजत कौन से संस्कार देते हैं? इसलिए हमने कहा यह महिला 2 दिन तक हरियावास गांव के पूर्व सरपंच के घर पे थी और इसको साजिशन पूर्व मंत्री ने भेजा महापंचायत खराब करने के लिए। इसीलिए कमेटी के फैसले के अनुसार जो भाई सुरेंद्र किलका है, उन्होंने दरखास्त थाने में दी। एफआईआर हुई नहीं हुई उसकी मुझे जानकारी नहीं है। तो ये 2-3 बातें कि भाई महापंचायत क्यों बुलाई। अरे भाई, जब मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र हो गया तो मैं महापंचायत का निवेदन भी नहीं कर सकता क्या? मैं वहां अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकता क्या? मैं तो नहीं छुपा कहीं पे। शिकायतकर्ता पक्ष को लिखित में बुलाया गया था, उनको आना चाहिए था, बल्कि उन्होंने कन्नी की ही पुलिस को कंप्लेंट दे दी। ये बदतमीजी करना, ये पूरी तरह से षड्यंत्र था उस महिला का और ये कोई एक तरफा फैसला नहीं है। और फिर कह रहा हूं, जो एक तरफा फैसला कहते हैं वो जीवन भर भी मुझे इस घटना का, रवि आजाद की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का अगर वो 1% भी सबूत ला दे, या उस बेटी और उसके जो पिता हैं वो एक बार मेरी आंख में आंख डाल करके ये कह दे कि मुझे जानते हैं, बल्कि एफआईआर के अंदर अलग कहानी, थाने में बाइट दी उसके अंदर अलग कहानी, और जो मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं वो अलग कहानी। एफआईआर में कहा गया रवि आजाद ने किडनैप करने के लिए भेजा, बाइट में कहा गया थाने में रवि आजाद खुद मौके पे मौजूद था। अब कह रहे हैं कि रवि आजाद था या नहीं था, गाड़ी थी या नहीं थी, हमें नहीं पता, इसकी निष्पक्ष जांच करो। यह अभी की का अपडेट है। हमने
इस बात को पहले कहा था, मुझे कोई नोटिस मिलेगा हम पुलिस का सहयोग करेंगे, और जो संबंधित लोग थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि कोई भी नोटिस मिलेगा तो हम जाएंगे। मेरे हिसाब में इस पूरे मामले में कोई छिपा हुआ नहीं है। फिर भी जिस तरीके से दबिश दे करके और एक माहौल बनाया जा रहा है जिसको उचित नहीं कहा जा सकता किसी भी तरीके से, कोई भाग थोड़ी रहा है। 21 लोगों की कन्नी की कमेटी बनी हुई है। आज हरियावास गांव में पंचायत हुई, 21 की कमेटी वहां बनी हुई है। दलित, किसान, मजदूर और खाप के नेताओं की कमेटी बनी हुई है और हम उनके हवाले हैं। यानी कि मेरा तो इस पूरे मामले से कोई संबंध है ही नहीं। ये बात महापंचायत में बिल्कुल स्पष्ट होगी। लेकिन यह बात भी महापंचायत में स्पष्ट हुई। एक आरोप बार बार यह लगाया जा रहा है कि भाई जो ये बाकी लड़के और बाकी लोग हैं, ये पूर्व मंत्री जेपी दलाल या सरकार समर्थित लोग ये कह रहे हैं कि रवि आजाद उनको बचा रहा है। मैंने कब बचा लिया भाई, एक बार बताओ। मैंने पंचायत में कहा, मैंने वो बताया जो इन्होंने मुझे बताया। ये लड़के मौजूद हैं यहां पे, ये सारे लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, महापंचायत मौजूद है, इनके घर वाले मौजूद हैं। जो चीज की तसल्ली करनी इनसे करो। मैं तो केवल मेरा जिम्मेवार हूं और आज भी ये बात कह रहा हूं। और महापंचायत में बड़ी कमेटी ने फैसले में भी ये बात कही कि भाई दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए, किसी को बलि का बकरा भी नहीं बनाना चाहिए। और यह बात तो मैं भी कहता हूं कि भाई जब सीधा मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो यह षड्यंत्र भी ना किया जाए कि भाई किसी को ठोक पीट करके और फिर मेरे खिलाफ कोई नई एक साजिश खड़ी हो जाए। इस बात का जनता को और सबको पता होना जरूरी है। मैं सारे लोग, मैं मेरा जिम्मेवार, बाकी अपने जिम्मेवार, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए बिना किसी दबाव के। हम तो कह रहे हैं नार्को करवाओ, मेरा जेपी दलाल, उस बेटी के पिता और उस बेटी का सीबीआई को इंक्वायरी दो, हाई कोर्ट की जज की निगरानी में कार्रवाई दो, जांच करे सीबीआई। लेकिन यह भी मैं कहना चाहता हूं कि भाई अगर हकीकत में देखा जाए इस पूरे मामले में तो पीड़ित मैं और पीड़ित मेरा परिवार। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है कि रवि आजाद को निर्दोष साबित करना है। अब ये लड़ाई हर उस इंसान की है जो ये मानता है कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। अगर मेरे ऊपर झूठी एफआईआर हुई है, झूठे ब्लेम लगाए गए हैं, तो जिन लोगों ने लगाए हैं क्या उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? जिस तरह से मेरे चरित्र को पूरे देश में उछाला गया है, ये इस बात के ऊपर भी जो है गहनता से विचार होना चाहिए कि मेरे को निर्दोष साबित करने का मामला नहीं, जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं उन पे क्या कार्रवाई होगी। जिन्होंने रवि आजाद को बदनाम किया है, चाहे वो दबाव में किया, लालच में किया, जो किया वो तो वो जाने, भगवान जाने, करवाने वाले जाने। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के मुकदमे करवाने से पहले या करने से पहले 1000 बार सोचे। कानून न्याय देने के लिए होते हैं, कानून दुरुपयोग करने के लिए नहीं होते। दुरुपयोग करने से कानून की ताकत घटती है, कानून का से लोगों का विश्वास उठता है। यह भी आपको विचार करना चाहिए। दोषी रवि आजाद कोई या शिकायतकर्ता कोई भी दोषी है, जांच इतनी निष्पक्षता से हो कि झूठी अगर उन्होंने कंप्लेंट करी है, मैं तो कह ही रहा हूं झूठी है, और जांच निष्पक्षता से हो जाए तो उस झूठी कंप्लेंट पे भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, नजीर पेश हो, ताकि भविष्य में किसी व्यक्ति के ऊपर किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ऐसे आरोप ना लगाए जा सके। और मैं फिर कह रहा हूं ये बात, मैं टूट तो सकता हूं, मैं मर तो सकता हूं, लेकिन डंके की चोट पे कह रहा हूं यह आवाज दबेगी नहीं। मैं झुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पे, ना कोई मुकदमे के डर से, ना किसी और चीज से, ना मैं चुप बैठूंगा और ना मैं झुकूंगा। मौत के बाद कुछ नहीं है। मैं तो फिर इस बात को कह रहा हूं, आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह के 11 साल में मेरे साथ जो बर्ताव चल रहा है, आज मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि किसी भी जगह और किसी भी समय
मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है या मेरी हत्या होती है, क्योंकि वो अंतिम कोशिश है, तो उसके लिए भी पूर्व मंत्री जेपी दलाल ही जिम्मेवार होगा। और सरकार और प्रशासन और मुख्यमंत्री भी इस बात का संज्ञान ले, क्या ऐसा व्यक्ति आपकी बीजेपी पार्टी और सरकार में होना चाहिए। फिर मैं अंत में एक बात कह रहा हूं, षड्यंत्र बहुत बड़ा है, सब इसके ऊपर निगाह रखें, लेकिन मैं जांच से या निष्पक्ष जांच, वही महापंचायत की कमेटी, हर आदमी, हर नेता और मैं भी खुद ये बात कहता हूं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, दोषी बचना नहीं चाहिए, चाहे XYZ कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हो, लेकिन निर्दोष भी नहीं फंसना चाहिए। किसी को बलि का बकरा बनाना अपनी खाल बचाने के लिए, मैं उसमें भी सहमत नहीं हूं। ना कमेटी सहमत है, ना जनता सहमत है, ना कोई और सहमत है। इसके साथ मैं जांच में हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मैं चोर नहीं हूं जो मैं छिपूंगा, मेरा फोन और मैं खुद 24 घंटे उपलब्ध हूं। इसके साथ में एक अंतिम बात कह करके मैं सभी से अपील और प्रार्थना करता हूं, सभी से अपील और प्रार्थना करता हूं, एक अंतिम बात कह करके सभी साथी, क्योंकि मैंने पहले ही इस बात को कहा है कि भाई दबाव पता नहीं क्या करवा दे, पुलिस तो दबाव में है, यह नहीं पता कि कब इस दबाव में कुछ जो सो कॉल्ड दलित नेता जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, मैं जाति की राजनीति नहीं करता, मैं कुछ सो कॉल्ड दलित नेता बिना तथ्यों की जांच करे और पूर्व मंत्री के इशारे पर जिस तरीके से मेरी गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं, और मेरी गिरफ्तारी हो भी जाए कुछ नहीं पता, ना सरकार का कुछ भरोसा, ना इसमें हम कोई भरोसा कर सकते। अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो मैं आपको यही कह रहा हूं, आप सब इसके ऊपर निगाह रखें। मेरा समाज जब मेरे साथ खड़ा है तो चाहे मेरी गिरफ्तारी हो, मुझे फांसी की सजा तोड़ो या मुझे सालों तक जेल में सड़ाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा इतना ही तो अपराध है ना कि मैं किसान, मजदूर और गरीब की लड़ाई लड़ रहा हूं। और फिर मैं समाज से अंत में एक अपील करता हूं कि जो भी, चाहे वो रवि आजाद हो, चाहे कोई भी वो साथी हो जो किसी भी तरीके से आपके हकों की आवाज उठा रहा है, जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, सरकार उसके खिलाफ षड्यंत्र करे या कोई नेता उसके खिलाफ षड्यंत्र करे या उसको फंसाने की कोशिश करे, तो आप उसका साथ देने का काम करें। समय खराब आ गया, लड़ने वाले लोग बहुत कम बचे हैं और वो षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा, कौन बात करेगा, कौन आवाज उठाएगा, कौन, मुझे कोई जब मेरे समाज ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, 36 बिरादरी ने हाथ रख दिया, अब मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर सबको यही कह रहा हूं कि चाहे रवि आजाद और चाहे कोई और हो, जब भी कोई षड्यंत्र हो, आप हमें षड्यंत्र से बचाने का काम करें। मैं आपको यह जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि हम सिर पे कफन और जान हथेली पर रख करके किसान, गरीब, मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ना पहले कभी पीछे हटे, ना आज पीछे हटेंगे। और सारा मामला तो चुप करवाने का है। लोभ प्रलोभन हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हम घुटने किसी भी कीमत पर नहीं टेकेंगे। और फिर सभी से यही अपील है, जब भी लड़ने वालों के खिलाफ षड्यंत्र हो, आप मजबूती के साथ दो। और जैसे आप मेरे साथ खड़े हुए हो, मैं आपको यह भरोसा दिला रहा हूं कि मैं आपकी आवाज बनूंगा और सिर पर कफन बांध के और जान हथेली पर लेकर के पहले से भी दुगनी ताकत के साथ सबको साथ लेकर के लड़ाई लड़ूंगा। ना मुझे विधायक बनना, ना मुझे एमपी बनना, ना मुझे मंत्री बनना, मुझे केवल और केवल जिसको मैं भगवान का दर्जा देता हूं, जनता को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, बेरोजगार को, सभी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि इस पूरे मामले पर नजर बना करके रखें। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत दूर तक जाएगी और एक बड़ा जाल, एक बड़ा षड्यंत्र ये मेरे खिलाफ है। तब तक इस मामले में निगाह बना करके रखना, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाए। मैं आपका हूं, मैं आपके लिए लड़ता हूं। आगे जो होगा आपका निर्णय है, क्या करना क्या नहीं करना, ये फैसले खाप पंचायतें, किसान, मजदूर, दलित, महिला संगठन करेंगे। लेकिन सभी को मेरी ये प्रार्थना है, आप हर साजिश को
मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें और हमारी निश्चित तौर पे जीत होगी। आपने मुझे सुना, सभी का धन्यवाद। इस लाइव को सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी को जय जवान जय किसान।